गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति चैप्टर की सिर्फ रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, लेकिन फॉर रिवीजन सिर्फ हम रिवीजन करेंगे। आप रिवीजन में देखो, आप लोगों ने सब ने पढ़ा हुआ है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1749 में हुई थी। 10 साल तक ये चली थी, 1749 टू 1759। कहते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, जब 1745 में बुर्बो वंश समझते क्या आते हो? जैसे हमारे यहाँ राज किया ना मुगल वंश ने, तुगलक वंश ने, मौर्य वंश के शासक हमारे देश के ऊपर राज करके गए हैं। ऐसी तरह फ्रांस के ऊपर जो राज था वो बुर्बो वंश का था। क्लियर हुआ आपको? कौन से वंश का राज चल रहा था वहाँ पर? बुर्बो वंश का राज चल रहा था। तो बुर्बो वंश के शासक जो थे वो लुई 16वां जब राजगद्दी के ऊपर बैठे उस समय कहते बिल्कुल खजाना जो था वो खाली हो चुका था। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो था वो लड़ाइयों में घिरा हुआ था। उसके साथ उसके जो थे वो ब्रिटेन के साथ युद्ध चल रहा था। किस बात के लिए युद्ध चल रहा था? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो था उसने भी दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। फ्रांस भी जो था वो दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी यानी कि अपना गुलाम बना रहा था। जैसे भारत में भी था ना, भारत भी फ्रांस के अंडर था पहले। फिर ब्रिटेन और फ्रांस के युद्ध हुआ, जैसे हमने क्लास 8 में आप लोगों ने कार्नेटिक वार पढ़ी है, उसमें देखा था ना कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो था वो फ्रांस को हरा दिया था। जो लॉर्ड डुप्लिक्स था वो अपनी डिसग्रेस के साथ जो था वो फ्रांस वापस चला गया था। तो उसी तरह से कहते हैं ये ब्रिटेन के साथ इसके युद्ध चल रहे थे, जिसकी वजह से युद्ध चलने की वजह से जो फ्रांस अपना राज बढ़ाना चाहता था, ब्रिटेन अपना राज बढ़ाना चाहता था, तो उस युद्ध की वजह से खजाना जो था वो बिल्कुल खाली हो गया था। उस समय कहते हैं लुई 16 जो था वहाँ का शासक था, उसकी शादी जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी रानी एंटोनेट के साथ हुई थी। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी कहते राजा जो था वो भोग विलास का जीवन जीता था बहुत ज़्यादा। उसने अपना ये आर्थिक कारण में आ जाता है। फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण बताओ क्या है? तो आर्थिक कारण में सबसे पहले तो क्या लिखोगे? खजाना खाली हो चुका था, युद्धों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, और फ्रांस ने की थी अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका जो था वो भी ब्रिटेन के अंडर था। तो जब फ्रांस ने देखा कि अमेरिका जो है वो आज़ाद होना चाहता है, लेकिन फ्रांस जो है वो ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकता, तो इसने क्या किया था? अमेरिका की मदद की थी। तो जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा जो था वो इसका खर्च हो गया था, काफ़ी सारा पैसा इसके ऊपर इसका काफ़ी खर्च हो गया था। तो जिसकी वजह से भी जो ब्रिटेन जो था वो इसके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था इसकी वजह से। और एक तीसरा कारण क्या बन जाता है? पहला कारण क्या था? जब राजा गद्दी पर बैठा था खजाना खाली हो चुका था। और दूसरा कारण क्या बन जाता है? इसका आर्थिक कारण क्या बन जाता है? इसने युद्धों से के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा था, अमेरिका की मदद की थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी कर्जा चढ़ गया था। और तीसरा पॉइंट जो है वो बनता है कि राजा जो है वो अपने भोग विलास के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था, यानी कि अपने बरसाई का जो उसका महल था, महल की देख रेख में, महल की मेंटेनेंस के ऊपर बहुत पैसा खर्च हो रहा था, और अपनी रानी की वो बात मानता था, जिसकी वजह से जो था वो लोग जो थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और सामाजिक कारण में देखो क्या आ जाता है? उस समय का वर्ग जो था वो 3 हिस्सों में, 3 वर्गों में बटा हुआ था समाज जो था वो। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन से लोग आ जाते थे? आपके पादरी वर्ग के लोग आ जाते थे, पुजारी वगैरह आ जाते थे। और द्वितीय वर्ग में कौन से? मध्य वर्ग के लोग आ जाते थे, जिनके पास पैसा बहुत था। वो लोग जो थे वो राजा को कर्जा भी देते थे, और कितना कितना ब्याज लेते थे राजा से, बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे। और तीसरा वर्ग जो था वो सबसे गरीब वर्ग, कृषक वर्ग हो गया था, मजदूर वर्ग हो गया था, भूमिहीन किसान हो गए थे, जिनको कि प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो लोग थे उनको इतना जो था वो कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, लेकिन तृतीय वर्ग के लोगों को जो था वो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। इसमें हम देखते हैं, देखो क्या है ये। 18वीं शताब्दी में 70 से 80 दशकों में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राज्य व्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह की भावना पनप रही थी। यह विरोध धीरे धीरे तीव्र होता चला गया। अंत में 1789 में लुई 16 ने एक सभा बुलाई थी। इस सभा का नाम उन्होंने जनरल स्टेट रखा था। जब उसने देखा ना लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो उसने एक सभा बुलाई थी कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए। यह सभा
यह सभा कई वर्षों में बुलाई गई थी। इससे सामंतों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के भी प्रतिनिधि होते थे। जैसे तीनों वर्ग के जो थे ना प्रतिनिधि, जो प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, तीनों वर्गों के प्रतिनिधि जो थे वो इस सभा में होते थे। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं, अगर आप देखोगे आपके इसलिए पिक्चर में बनी हुई है, सभा चल रही है, प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग तो बैठते थे, लेकिन तृतीय वर्ग के लोग जो थे वो उनके पीछे कतार में खड़े होते थे। उनको खड़े किया जाता था, उनको बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। कहते इसमें जनता की मांगों पर जोरदार बहस हुई। स्पष्ट हो गया कि लोगों में व्यवस्था को बदलने की बेचैनी थी। यानी कि लोग व्यवस्था तो बदलना चाहते थे। कौन चाहते थे? ज़्यादातर तृतीय वर्ग के लोग चाहते थे। इसी बेचैनी का यह परिणाम हुआ कि इस सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों के बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूस बासिल नामक जेल, बासिल का किला है ना, आपके फर्स्ट पेज में दिया हुआ है कि बासिल के किले के ऊपर लोगों ने हमला किया। बासिल नामक जेल पर पहुंच गया और उसके दरवाजे तोड़ डाले। सभी कैदी बाहर आ गए। सच पूछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वहाँ से सेना आती थी, सेना लोगों के ऊपर हमला करती थी, लोगों को मारती पीटती थी और फिर उनको जो था वो परेशान किया जाता था। कुछ दिन के बाद महिलाओं का एक दल बरसाई के स्थित दरबार, राजा के बरसाई से दरबार को घेरने निकल गया। राजा का जिस महल में रहता था राजा, उस महल का नाम क्या था? बरसाई का दरबार, बरसाई का महल घेरने निकल गया, जिसके फलस्वरूप राजा को पेरिस चले जाना पड़ा। फ्रांस की राजधानी का नाम क्या था बेटे? कैपिटल क्या थी फ्रांस की? पेरिस। इसी बीच जनरल स्टेट ने कई क्रांतिकारी कदम भी उठाने शुरू कर दिए। क्या थे वो क्रांतिकारी कदम? क्या थे? जनरल स्टेट जो बनाई थी उसने मानव के अधिकारों की घोषणा और मैट्रिक प्रणाली का आरंभ कर दिया था। चर्च के प्रभाव को समापन कर दिया गया था, यानी कि चर्च का जो प्रभाव था उसको ख़त्म कर दिया गया था। सामंतवाद की भी समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी। दास प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया था। और जनरल स्टेट के सदस्यों में मतभेद भी हुए। तब उन्होंने जनरल स्टेट के चुनाव भी शुरू कर दिए थे, लेकिन चुनाव में क्या था? सिर्फ जो लोग अमीर हैं, मतलब जो अमीर लोग थे या जो टैक्स भरते थे, सिर्फ उन्हीं को राइट दिया गया था वोट देने का अधिकार। महिलाओं को कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। कुछ लोग क्रांति की गति को धीमा रखना चाहते थे, लेकिन कुछ जो थे वो इसको तेज करना चाहते थे। इनके आपस में ऐसे झगड़े हो रहे थे। तब उस समय जो था वो क्रांतिकारियों के हाथ में रहा ये सब कुछ। लेकिन बाद में इनके नेता जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, अगर आपने आतंक का राज बुक में देखा होगा, कहते जिसने कि हज़ारों को मौत के घाट उतार दिया था, उसने कहते 1 वर्ष के नेतृत्व में आज भी आतंक का राज, रीजन ऑफ टायर बोला जाता है। उसको जो था वो आतंक का राज कहा जाता है। आतंक का राज क्यों करता था बेटे? अगर कोई उसके खिलाफ उसके राज में बोलता था तो उसको जो था वो गिलोटिन पे टांग दिया जाता था। गिलोटिन समझते आप क्या होता है? गिलोटिन कहते 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया था। जिन्होंने इसका आविष्कार किया था ना, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर इस मशीन का नाम रखा गया था। कहते उन्होंने जो था वो लेकिन बाद में उसका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, उनका भी अंत ऐसे ही हुआ था। उनको भी जो था वो बाद में गिलोटिन के ऊपर भी टांग दिया गया था। राजा और रानी की भी उन्होंने हत्या कर दी थी। राजा और रानी की राज परिवार की हत्या के पश्चात यूरोप के अन्य जो राजा, उनको क्रोध उत्पन्न हो गया और वे लोग जो थे वो संयुक्त सेना बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ने लगे। आम जनता भी जो थी वो इस सेना में शामिल होनी शुरू हो गई थी। आम लोगों ने जो था वो राजा को, जो राजसी सेना थी उसको हराना शुरू कर दिया था। जब सेना ने बेटे विद्रोह करना, आम जनता ने सेना ने विद्रोह करना शुरू किया था, तो उन्होंने मार्सिले नामक एक जगह से जो था वो लोग देशभक्ति का गीत गाकर चलते थे। ये आपको मैप में भी है और 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि मार्सिले क्या है। ये एक देशभक्ति गीत था जो कि मार्सिलेस जगह का नाम है। मार्सिले के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। अब मार्सिले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, वहाँ की नेशनल एंथम है मार्सिले। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है फ्रांस के राष्ट्रीय गीत का, फ्रांस की नेशनल एंथम का नाम बताओ। तो क्या है फ्रांस की नेशनल एंथम? क्या है? मार्सिले। तो उसके बाद कहते लोगों ने जो था वो इसका विरोध करना, लड़ाइयाँ हुई। तो उस समय जो एक सैनिक बना था, सेनापति बना था नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो 1814 में 1814 में
कहते उसने अपनी विजयों के कारण जो था वो वहाँ पर लोकप्रिय हो गया था। इधर फ्रांस के अंदर जो थे वो कट्टर क्रांति के लोग उग चुके थे। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन ने, अपनी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाकर नेपोलियन ने अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। यानी कि क्या हो गया था, वहाँ पर नेपोलियन का राज शुरू हो गया था। दोबारा से जो था वो राजतंत्र स्टार्ट हो गया था, दोबारा से राजतंत्र शुरू हो गया था। तो उस समय जैसे फ्रांस के लोगों ने जो आज़ादी पाई थी, तब लोगों को जो कुछ अधिकार मिले थे, वो जो अधिकार जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। दोबारा से जो थे वो ख़त्म हो गए थे वो अधिकार नेपोलियन के राजा बनने के बाद। उसके बाद है हमारा, कहते नेपोलियन, उसके बाद जो था हमारा वो थे हमारे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस 1789 में फ्रांसी क्रांति के आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी, एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। यह निरंकुश राजतंत्र, सामंती घोषणा, वर्गीय विशेषाधिकार और प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध आरंभ हुई थी। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग विद्यमान थे, बल्कि वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में भी विरोधाभास होता रहता था। कहते देश की धुरी एकमात्र राज्य था। समाज का नेतृत्व धीरे धीरे जो था वो राजा शासक का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा की इच्छाएं ही जो थी वो राज्य का कानून होती थी। लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्याय और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। लोगों को जो था वो धार्मिक आज़ादी भी नहीं थी। लोग जो थे वो धार्मिक रूप से भी आज़ाद नहीं थे, धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी। राष्ट्रीय की संपूर्ण आय का पर राजा का निजी अधिकार होता था और संपूर्ण आमदनी जो होती थी वो राजा रानी और दरबारियों के भोग विलास और अमोद प्रमाद पर खर्च हो जाती थी। राज्य के उच्च पदों पर कौन लोग नियुक्त होते थे? सिर्फ राजा के कृपा पात्र, यानी कि जिसको हम आम भाषा में क्या बोल देते हैं, चमचे, जो राजा की चमचागिरी करते थे, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाते थे। स्थानीय स्वशासन का अभाव था और फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में कैद हो गया था। एक तो सुविधा प्राप्त वर्ग, दूसरा सुविधाहीन वर्ग। सुविधा प्राप्त वर्ग कौन से हो गए थे? वही आपके बोला ना, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से 3 वर्ग थे? वो वही थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग। इसका आपको उसमें जो है वो फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। अब राजनीतिक कारण क्या थे फ्रांसीसी क्रांति के? फ्रांसीसी में निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। सर्वोच्च कहते अधिकारी होता था, वह अपनी इच्छा अनुसार काम करता था और अपने ही ईश्वर को प्रतिनिधि कहलाता था। सारे फैसले राजा खुद लेता था। राजा का ही जो होता था, राजा की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते थे। राजा के कार्यों की आलोचना बिना कारण बताए जेल में डाल दिया जाता था और उसको मार भी दिया जाता था। और राजा जो था वो पूरा भोग विलासी जीवन व्यतीत करता था। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार होता था। समाजीकरण क्या है? समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और कृषक वर्ग। जो पादरी वर्ग के लोग क्या थे? कैथोलिक चर्च की। पादरी वर्ग में चर्च जैसे हम पंडित लोग कहते हैं ना, पुजारी वर्ग, कहते चर्च की प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्रता के रूप में काम करता था, इसका अपना अलग संगठन था। कुलीन वर्ग, फ्रांस जो था वो कुलीन वर्ग सुविधाजनक एवं संपन्नता वर्ग। कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे और राज के कर से मुक्त थे। और कृषक वर्ग जो थे, किसानों को सबसे ज़्यादा शोषित किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। कर का बोझ सबसे ज़्यादा उनके ऊपर था। उन्हें राज्य, चर्च और ज़मींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। कृषक वर्ग अपनी दशा में सुधार करना चाहते थे और इसी वजह से ये क्रांति, एक इसका तत्कालीन कारण है। तत्कालीन कारण क्या था बेटे? फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? कहते फसलें ख़राब हो गई थी, उस समय बारिश नहीं आई थी, अकाल पड़ गया था, फसलें नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से पाव रोटी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था। इस वजह से लोगों ने बेकरी की दुकानों को लूटना शुरू कर दिया था। इस वजह से जो था वो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये इसका तत्कालीन कारण माना जाता है। और उसके बाद जो है आपने जो है वो आतंका राज हमने कर लिया, गिलोटिन पे टांग देता था मैक्सिमिलियन। उसके बाद है एक, इसमें एक वर्ड आता है डायरेक्टरी। क्या है डायरेक्टरी? जो इन्होंने बनाई थी, कहते हैं डायरेक्टरी 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी। इसकी नियुक्ति जो है वो 2 चुनी हुई विधान परिषद करती हैं। गिलोटिन हमने कर लिया। एक सो कुलात वर्ड आता है आपकी इसमें बुक में देखोगे। सो कुलात कौन थे? कहते वो जैकोबिन, जो सो कुलात कहलाते थे, जो बिना घुटनों वाले ब्रीचेस तथा लाल टोपी पहनते थे, जो कि एक स्वतंत्रता की प्रतीक थी। और निर्वाचक कौन थे? हमने बोला ना, उन्होंने एक
वो बना दी थी, एक सभा बना दी थी। निर्वाचक कहते सक्रिय नागरिक निर्वाचन मंडल चुनने के लिए वोट देते थे और उसके बाद असेंबली के सदस्यों को चुना जाता था। फ्रांस की महिलाओं को कब मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था? 1946 में। हमारा देश आज़ाद हुआ उससे सिर्फ 1 साल पहले जो था वो फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। एक वहाँ पर दास व्यापार थी, जो हमने इसमें मैप में आप देखोगे नान्ते और बोर्दे जो हैं वहाँ पर जो था वो दूसरे देशों से लाकर, अफ्रीका से, यूरोप से जो लाकर उनको व्यापारों को जो था वो अमेरिका बेचा जाता था, भेजा जाता था। और फ्रांस में उस बंदरगाह का नाम बताओ जहाँ दास व्यापार होता था। कौन कौन सी बंदरगाह थी? बोर्दे और नान्ते। ये हम मैप में भरेंगे। एक मैप में भरना हमने मार्सिलेस क्या था? ये एक जगह थी जो सैनिकों ने वहाँ पर जाने से पहले मार्सिले जो था वो राष्ट्रीय गान गाना शुरू किया था। ये हमारे इसमें से कुछ टॉपिक हैं। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? वहाँ पर दास प्रथा कब ख़त्म हुई थी? 1794 में वहाँ पर दास प्रथा ख़त्म हुई थी। और एक बार बीच में ऐसा भी आया था कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया था, लेकिन बाद में जो अधिकार जो था वो फिर दोबारा से छीन लिया गया था। सिर्फ अमीर किसानों को जो था वो वोट देने का अधिकार था। स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसने लॉक के विचारों को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। जॉन लॉक का क्या विचार था? उनकी अपनी पुस्तक थी ना, 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था उन्होंने। उसके मिरावो कौन थे? मिराव्यो तीसरी स्टेट का एक प्रतिनिधि था जिसने वर्साई से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया था। वह कुलीन परिवार में संपन्न था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को समाप्त करना चाहते थे। वेसिए कौन थे? वो पादरी थे। उसने तीसरा स्टेट क्या है नामक एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी थी। ग्रामीण किलों से क्या अभिप्राय है? ये सम्राट के नोबलमैन अर्थात कुलीनों से संबंधित लोगों का राजकीय निवास था। मैनर क्या था? मैनर एक स्टेट था जिसमें सम्राट के घर एवं ज़मीन होती थी। नेशनल असेंबली को मान्यता कब मिली थी? 17 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज जो होगी 13 जुलाई का 14 जुलाई है। कल जो है वो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड आपका क्विज होगा। मैंने जो क्वेश्चन बोले हैं उनको आप ध्यान से सुन लो। फिर आपका टाइड क्या है? ये चर्च द्वारा आयोजित कर है। यह कर किसानों की कृषि उपज के लगभग 10वें हिस्से के बराबर होता है। और टाइल क्या है? यह कर का एक प्रकार था जो तीसरे स्टेट के लोगों द्वारा सीधे राज्यों को अदा किया जाता था। टाइड और टाइल 2 प्रकार के कर थे। कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कर लगा था? नमक और तंबाकू, इसके ऊपर जो था वो सबसे पहले कर लगा था।